तो आज टेंजेंट एंड नॉर्मल्स में हम लोग दो कर्व के बीच में एंगल कैलकुलेट करना सीखेंगे। मीन्स एंगल ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू कर्व। जैसे मैं बोलूँ दो लाइन के बीच का एंगल निकालने, तो शायद आपको कोई भी दिक्कत ना हो, आप भाई बहुत इजीली लाइन के बीच का एंगल निकाल सकते हैं। लेकिन यहाँ पे किन्हीं भी दो कर्व के बीच में एंगल कैलकुलेट करना है, राइट? तो आप यहाँ पे हेडिंग लिख लो, एंगल बिटवीन टू कर्व। एंगल बिटवीन टू कर्व। देखो बच्चे, दो लाइन के बीच में अगर तुम्हें एंगल कैलकुलेट करना है तो यहां पे कोई भी दो लाइंस में बना लेता हूं। सपोज बच्चे ये एक स्ट्रेट लाइन है और ये दूसरी कोई स्ट्रेट लाइन है, और इस वाली लाइन का स्लोप, इसका नाम रख लेते हैं L1 और इसका नाम बच्चे रख लेते हैं L2। तो इन दोनों लाइन के बीच में जो एंगल है थीटा, इसका टैन आप बहुत आराम से कैलकुलेट कर सकते हो। ये बात आपको याद भी होगी या फिर आप आगे से याद रखना। तो दो लाइन के बीच में बच्चे एंगल निकालने की ये टेक्निक होती है, टैन थीटा बराबर मॉडुलस m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2। यहां पे m1 और m2 दो लाइंस के स्लोप हैं, ठीक है? अच्छा बच्चे, यहां से आपके पास दो लाइन के बीच में दो दो एंगल की पॉसिबिलिटी होती है। एक मान लिया भाई इंटीरियर एंगल, तो दूसरा बच्चे कौन सा एंगल होगा? एक्सटीरियर। ये पाई माइनस थीटा होगा। 180 डिग्री में से आप थीटा को माइनस कर दीजिए, ये भी एक एंगल रहेगा, लाइन के बीच का एंगल है। कोई दिक्कत तो नहीं है? तो भाई दो लाइन के बीच का एंगल तो मैं बहुत प्यार से लिख सकता हूं, लेकिन अब सवाल यह है कि दो कर्व के बीच का एंगल कैसे निकाला जाए। देखो भाई, यहां दूसरी सिचुएशन आ गई है। ये बच्चे दूसरी सिचुएशन में बना देता हूं कि आपके पास कोई भी दो कर्व हैं, fx और gx। मीन्स y बराबर fx एक कर्व है और दूसरा है बच्चे y बराबर gx। और बच्चे दो कर्व के बीच में एंगल निकालना है, तो दो कर्व के बीच के एंगल को कैसे डिफाइन करते हैं? जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। अच्छा, दो कर्व का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कैसे निकालोगे? भाई दोनों को सॉल्व कर लेंगे। y बराबर fx है, y बराबर gx है, fx बराबर gx करके इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे। ये बात समझ आ रही है? तो बच्चे उससे तुम्हें ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिल जाएगा। तो मान लिया ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बच्चे x0, y0 है। अब लाल, तुम्हें दो कर्व के बीच का एंगल निकालना है, तो दो कर्व के बीच के एंगल को ऐसे डिफाइन करते हैं, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे आप उनके टेंजेंट बना लीजिए। क्या बनाना बच्चे? टेंजेंट। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे दोनों ही ग्राफ के लिए आप टेंजेंट बना लीजिए, और इन टेंजेंट लाइन के बीच के एंगल को बोलते हैं दो कर्व के बीच का एंगल। फिर से रिपीट करता हूं, दो कर्व के बीच के एंगल का मतलब क्या होता है? फर्स्टली यू हैव टू ऑब्टेन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू कर्व। उसके बाद उस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे दोनों ही कर्व के लिए क्या करना है? टेंजेंट लिखना है, मतलब टेंजेंट का स्लोप निकालना है बेसिकली, ठीक है? और उन टेंजेंट लाइन के बीच के एंगल को ही क्या बोलते हैं? दो कर्व के बीच का एंगल, राइट? तो बच्चे यहां पे मैं ये मान लेता हूं, P पॉइंट पे जब आप gx को डिफरेंशिएट करोगे, गौर करना बच्चा इधर, इसको मैंने कहा g प्राइम x0। ये क्या हो गया? इस लाइन का स्लोप हो गया। g प्राइम x0 क्या है? gx का स्लोप है एट विच पॉइंट? P। और बच्चे fx का डिफरेंशिएशन बेसिकली इस लाइन का स्लोप दे देगा, तो ये हो जाएगा f प्राइम x0।
और लाल अब आप यहां से tan थीटा बहुत ही प्यार से कंप्यूट कर सकते हो। तो बच्चे जो tan थीटा होगा दैट विल बी मॉड्यूलस g प्राइम एक्स नॉट माइनस f प्राइम एक्स नॉट अपॉन 1 प्लस g प्राइम एक्स नॉट f प्राइम एक्स नॉट। आपको भाई क्या ये वाला फार्मूला बिल्कुल है इसके जैसा ही नजर आ रहा है? ऑब्वियस सी बात है, वैसा ही, क्योंकि आपने दो लाइन के बीच का एंगल ही तो निकाला है, कोई नई कहानी तो यहां पे है नहीं। ठीक है बच्चे, इतनी बात आप नोट करो, आप साथ साथ लिखते रहना वैसे। ठीक है भाई, ये बात समझ आई? लेकिन यहां पे लाइन का स्लोप क्या होता है? फिक्स होता है, बट कर्व का स्लोप फिक्स नहीं होता है। कर्व का स्लोप आप कहां निकालते हैं? किसी एक पॉइंट पे निकालते हैं, राइट? कोई दिक्कत तो नहीं है। अब देखो भाई, यहां से कुछ प्रॉब्लम्स करते हैं, आप मेरे साथ साथ करना। लिखिए फाइंड द एंगल बिटवीन, फाइंड द एंगल बिटवीन, find the angle between two curve y equals sin x and y equals cos x। इन दो कर्व के बीच का एंगल बतलाना बच्चे। पहले बच्चे आपको पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना पड़ेगा दोनों कर्व का। देखो बच्चे, आप इन दोनों ग्राफ को बना लीजिए। y बराबर साइन एक्स एंड y बराबर कॉस एक्स। ये देखो लाल, यहां पे मैंने y बराबर साइन एक्स बना लिया। ये आपके पास y बराबर साइन एक्स है, और बच्चे साथ के साथ आप y बराबर कॉस एक्स बना लीजिए।
ये आपके पास y बराबर cos x है। ये किसका ग्राफ है? y बराबर cos x का ग्राफ है। अच्छा, दोनों कर्व भाई कई जगहों पे मिले होंगे, तो क्या सारे पॉइंट पहले निकाले जाएं? आपका मन करे आप जनरल सॉल्यूशन के फॉर्म में लिख लो सारे पॉइंट, बट रिक्वायरमेंट नहीं है, आप किसी एक पॉइंट पे निकाल लो, एंगल सिमेट्रिकल होगा, हर जगह सेम होगा। तो बच्चे इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे दोनों ग्राफ के लिए आप टेंजेंट बनाओ। इस टेंजेंट को बोलते हैं m sin x, इसका स्लोप m sin x। और बच्चे यहां cos के लिए भी आप बनाओ, इसको बोलते हैं m cos x। ये m cos x है। अच्छा, इस स्लोप कहां निकालना है? इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन P पे। अब बच्चे इस P का कोऑर्डिनेट तुम्हें चाहिए, तुम्हें P का कोऑर्डिनेट चाहिए ना, तो साथ ही P का कोऑर्डिनेट निकालने के लिए आप sin x और cos x को सॉल्व करोगे। तो भाई ये बहुत ऑब्वियस सी बात है, आपको sin x और cos x बराबर कब होंगे? बच्चे x क्या आएगा? 45 डिग्री, जो पॉइंट मैंने यहां लोकेट कर रखा है। आप कोई और भी पॉइंट ले सकते हैं, आप यहां वाला पॉइंट भी ले सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये बात समझ आ रही है? अच्छा, अगर x π/4 है बच्चे, तो दोनों का आउटपुट क्या रहेगा उस पर? 1/√2। तो यानी बच्चे आप P का कोऑर्डिनेट यहां से लिख पाएंगे, जो P है दैट विल बी π/4 कॉमा 1/√2। x बराबर π/4 आप पुट करो तो y कितना आएगा? sin 45 इज 1/√2, cos 45 इज 1/√2। आप पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल रहे हैं, आपने दोनों को बराबर किया, x निकाला, x कितना आया? π/4। ठीक है बच्चे, तो y कितना आएगा? 1/√2। कोई दिक्कत तो नहीं है? बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है? कोई समस्या भाई? सबका मामला फिट है? ऑब्वियसली यार, ऑफ कोर्स, कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? चलिए, तो बच्चे m sin x लिखते हैं। बोलो भाई m sin x क्या बतला सकते हो? बच्चे आप साइन को डिफरेंशिएट करोगे तो cos x आएगा, लेकिन किस पॉइंट पे निकाल रहे हो? x बराबर π/4 पे निकाल रहे हो, तो बच्चे कितना आ जाएगा? ये 1/√2। बोलो भाई हाँ या ना? बच्चे m cos x लिखना है, cos का डिफरेंशिएशन लाल कितना होगा? माइनस साइन x। आप बच्चे π/4 पुट कर दीजिए, तो लाल आपको मिल जाएगा -1/√2। अब m sin x और m cos x आपके पास बच्चे आ चुके हैं, तो अब आप यहां से दोनों कर्व के बीच का एंगल बहुत ही प्यार से कंप्यूट कर सकते हो। यानी अब यहां tan थीटा वाला फॉर्मूला यूज कर लिया जाए जी, बताओ। तो बच्चे कितना होगा? मॉड्यूलस m cos x मिस m sin x कितना है? 1/√2 माइनस माइनस, क्योंकि m1 माइनस m2 करते हैं, अपॉन 1 प्लस m1 m2। तो बच्चे अब आप यहां से पूरी बात अपनी बना पाओगे। 1/√2 प्लस 1/√2 कितना होगा? √2। कितना होगा? तो बच्चे tan थीटा यहां से आएगा √2 अपॉन 1 माइनस 1/2। यानी साथी यहां से आपको tan थीटा की वैल्यू मिल गई। मैं भाई यहां लिख रहा हूं, tan थीटा मिल गया बच्चे 2√2। तो थीटा कितना हो जाएगा? टेंजेंट इनवर्स 2√2। अच्छा, एक एंगल आपके पास है, दूसरा क्या होगा? पाई माइनस tan इनवर्स 2√2। भाई पाई माइनस वाला भी होगा ना बच्चे? ये tan इनवर्स 2√2 है, तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा? बोलो भाई, पाई माइनस। तो आप बच्चे इस तरीके से दो कर्व के बीच का एंगल निकालोगे।
एक काम करो, ये फैन बंद करके आओ दोनों दोनों। हाँ, बाहर स्विच है इसकी, लाल बंद करके आओ फटाफट। आ जाओ। ये पूरी कहानी बच्चे समझ आई अच्छे से? हिमांशी कहीं पे कोई दिक्कत? तो भाई ये वाला प्रोसेस यूज करेंगे दो कर्व के बीच में एंगल कंप्यूट करने के लिए। ठीक है, चलो कुछ और सवाल यहां पे करके देखते हैं भाई। अच्छा, आप फंक्शन जितना कॉम्प्लिकेटेड लेंगे भाई आपको उतना ज्यादा काम करना पड़ेगा, बाकी प्रोसेस सब में सेम होने वाला है। तो भाई ये वाली बात शायद अब सभी बच्चे समझ चुके होंगे, तो मैं एक सवाल अब आपके लिए देता हूं, आप फटाफट कैलकुलेशन करो। अब बस 1 मिनट का समय है बस। देखिए सवाल ये है, एफ एक्स बराबर बच्चे दिया हुआ है, एफ एक्स बराबर दिया हुआ बच्चे बॉक्स मॉड्यूलस साइन एक्स। अब आप देखो डर जाओगे यहां से क्योंकि बॉक्स आ गया। ये बच्चे एफ एक्स है एंड जी एक्स इज गिवन टू यू एंड दूसरा फंक्शन जो भी है ऐसा दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स लेट सपोज 4। अच्छा ये किसका इक्वेशन है? सर्कल का। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 4, राइट। सेंटर कहां पे? 0 0, रेडियस कितना है? 2। और ये कोई कर्व दिया गया बच्चे, इनके बीच का एंगल निकालना है। अच्छा अब आप जब ऐसे फंक्शन देखें तो आप ये समझ जाइए, ये आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन लगा हुआ है, इसको बोलते हैं बच्चे बॉक्स एक्स एंड GIF, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। देखो लाल, एक बात तो यहां पे तय है कि जो मॉड्यूलस साइन एक्स प्लस मॉड्यूलस कॉस एक्स लिखा गया बच्चे, भाई ये वाली मेहनत मैं आपके भरोसे छोड़ रहा हूं, खुद से करोगे, ठीक है। ये लाल हमेशा 1 से बड़ा होगा और साइन एक्स प्लस कॉस एक्स ज्यादा से ज्यादा कितना होता है? √2। कितना होता है? तो बच्चा ये छोटा रहेगा √2 से। लेकिन ये बात आप वापस फील करना भाई, ब्रेक करके मॉड वगैरह हटा के, ये बात कर पाएंगे आप? अब बच्चे इसी पे मॉड्यूलस लगा रखा है। क्या लगा रखा है? अच्छा यहां एफ एक्स ना लिख के अगर मैं वाई लिख दूं ज्यादा अच्छा रहेगा, आपका कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। भाई वैसे भी आप वाई बराबर एफ एक्स मान लेते, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो बच्चे वाई की वैल्यू जो भी है ये 1 आ जाएगी, क्योंकि बच्चे मॉड्यूलस साइन एक्स प्लस मॉड्यूलस कॉस एक्स 1 से √2 के बीच में है। 1 से √2 के बीच की क्वांटिटी का आप बॉक्स ले रहे हो, तो कितना आएगा? 1 आएगा। भाई ये बात तो मैंने आपको बतला रखी साथी, 1 से 2 के बीच का कोई नंबर होगा, बॉक्स कितना आएगा? 1 आएगा। तो ये लाल y बराबर 1 आ गया और ये सर्कल है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4। जरा मैं ड्रॉ करके देखता हूं भाई एंगल वगैरह कैसे निकाला जाए। देखो लाल, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4 एक सर्कल है विथ सेंटर एट 0 0 एंड रेडियस 2। ये बच्चे एक सर्कल बन गया। ये सर्कल क्या बच्चे? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4 और इस सर्कल का रेडियस साथी कितना है? 2। और y बराबर 1 आपके पास दिया गया है। y बराबर 1 कहे तो एक लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस होता है। तो बच्चे ये वाली लाइन आप बना लीजिए। और बच्चे आप देख पा रहे हैं कि ये 2 जगह कट कर रहे हैं। अरे भाई मेरी बात आपको समझ आ रही है? ये बच्चे 2 जगह कट कर रहे हैं, एक पॉइंट में A मान लेता हूं, दूसरा पॉइंट बच्चे B मान लेता हूं। इसका कोऑर्डिनेट कैसे निकाला जाए? तो बच्चे y बराबर 1 कहां पुट कर देंगे? सर्कल के इक्वेशन में। तो मुझे दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिल जाएगा, यानी साथी एक्स स्क्वायर कितना आ जाएगा? 3।
तो बच्चे x कितना होगा, प्लस माइनस √3। भाई y तो फिक्स है, इसका x कोऑर्डिनेट √3 आया बच्चे, और y कोऑर्डिनेट 1 है। और लाल अगर मैं b की बात करूं तो x कोऑर्डिनेट कितना है, -√3 है, और बच्चे y कोऑर्डिनेट तो 1 ही है। ठीक है, अब इन दो कर्व के बीच का एंगल निकालना है। भाई दिस इज ए लाइन पैरेलल टू x एक्सिस। बता बच्चे इसका स्लोप कितना होगा, इसको m1 मान लेते हैं, 0। x एक्सिस के पैरेलल लाइन है, स्लोप क्या होगा, 0। ये बात समझ आई। अब बच्चे केवल आपको टेंजेंट इसी सर्कल पे बनाना है, इस पॉइंट पे, और यही वाला एंगल बच्चे दो कर्व के बीच का एंगल होगा। आप यहां से tan थीटा निकाल सकते हैं। बोलो भाई हाँ या ना। ये तो बहुत प्यारा सवाल हो गया। ठीक, कितना आसान सवाल हुआ। तो बच्चे अब आप क्या कंप्यूट करेंगे यहां से, dy/dx इसके लिए कोई दिक्कत तो नहीं है। तो देखो लाल, आप इसको ऐसे लिख लीजिए कि भाई y² जो भी है दैट इज 4 - x², और इसको डिफरेंशिएट कर दो भाई x के रिस्पेक्ट में। तो बच्चे क्या आएगा, 2y dy/dx बराबर होगा बच्चे -2x। तो लाल dy/dx क्या आपको मिल जाएगा यहां से, बोलो भाई क्या dy/dx मिल रहा है, ये बच्चे -x/y आ जाएगा। कोई दिक्कत तो नहीं है। मैंने सर्कल को डिफरेंशिएट किया। अब बच्चे इसमें क्या पुट करेंगे, ये कोऑर्डिनेट x √3 और y कितना बच्चे 1। तो x की जगह पे √3 पुट कर दो लाल, और y की जगह पे 1 पुट कर दो। अच्छा, आप क्या ये बात भी समझ पा रहे हैं, जितना ये वाला एंगल होगा बच्चे, आपको वैसे ये एंगल निकालना है या फिर ये वाला एंगल निकालना है, दोनों ही कर्व के बीच का एंगल है। ये बात समझ आ रही है। अच्छा, आप में से कितने लोग कहते हैं ये एंगल, और जो ये, अगर ये एंगल मान लिया θ0 है, तो ये एंगल भी θ0 होगा, जो x एक्सिस के साथ ये लाइन बना रही है। बात समझ आ रही बच्चे, क्योंकि दोनों पैरेलल लाइन है। अरे भाई, ये लाइन x एक्सिस के साथ एंगल बना रही, यही तो इसी का tan क्या होता है, स्लोप। इसमें तो कोई फॉर्मूला भी नहीं यूज करना है। पूरी बात समझ आई बच्चे। तो देखो बच्चे, जो ये वाली वैल्यू लिखी गई है, इसी को क्या मैं tan θ0 लिख सकता हूं, बोलो लाल। tan θ -√3 हो रहा है, तो एंगल कितना हो जाएगा, पाई -π/3, 2π/3। कोई दिक्कत तो नहीं है, 120 डिग्री। बोलो भाई, ये बात समझ आ रही है, 120 डिग्री का tan क्या होता है, -√3। ठीक है बच्चे, तो एंगल की दो पॉसिबिलिटी आई ना। एक तो ये वाला एंगल होगा, अगर θ0 2π/√3, तो थीटा कितना हो जाएगा बच्चे, पाई -2π/√3। बोलो बच्चे, बात समझ आ रही है। तो दो एंगल होंगे, या तो π/3 बोल लो या फिर 2π/3। ये इतना बड़ा सवाल, इतना छोटा सा आंसर। तो जितना भयानक दिखता है उसका उतना छोटा सॉल्यूशन बन जाता है। तो यहां लड़ाई किस बात की थी, ये इससे निपटना था, छोटी सी बात से निपटना था। बाकी फिर तो भाई सब सीधा सीधा है, तो नोट कर लो इसे। लाल, आपको पूरी बात समझ आई कि कंफ्यूजन है। हाँ, ये बच्चे देखो, इस पूरी क्वांटिटी की वैल्यू 1 और √2 के बीच में है। बॉक्स के अंदर वाली क्वांटिटी 1 से बड़ी है पर √2 से छोटी। √2 कितना होता है, 1.414। तो 1 से √2 के बीच की क्वांटिटी का जब तुम बॉक्स लोगे तो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। हाँ, GIF में क्या होता है, अगर x 1 से 2 के बीच तो बॉक्स क्या था, 1 था। 2 से 3 था तो बॉक्स क्या था, 2। तो आप भाई ये पूरी कहानी अच्छे से फील कर पा रहे हो ना। मैं दो कर्व के बीच का एंगल निकालना तो बहुत ही आसान है।
tan थीटा नॉट माइनस रूट 3 हुआ, तो थीटा नॉट तो आप निकाल सकते हो ना। इस लाइन का स्लोप हो गया ना टेंजेंट लाइन का, ये एंगल थीटा नॉट है, ये लाइन एक्स एक्सिस से थीटा नॉट एंगल बना रही, तो उसका tan हमने लिया है। आगे चलें। क्या चीज? हाँ I.I1, हाँ चलिए बच्चे नेक्स्ट बात यहां पे देखते हैं। अब देखो भाई हमारे पास ये सवाल आया कि जैसे मेरे से कोई कहे कि ऐसा कोई कर्व है रूट एक्स प्लस रूट वाई इक्वल्स 1। इसमें दो सवाल मैंने पूछा। पहला, फाइंड पॉइंट ऑन above curve at which tangents are equally inclined to the axes। equally inclined to the axes। दूसरी बात है बच्चे, कट्स, सेम सवाल है लेकिन यहां कट्स इक्वल इंटरसेप्ट ऑन द एक्सिस। कट्स इक्वल इंटरसेप्ट ऑन द एक्सिस। कट्स इक्वल इंटरसेप्ट ऑन द एक्सिस। देखो बच्चे, जब भी आपसे कभी कोई कहे कि इक्वली इंक्लाइंड विद द एक्सिस, गौर से सुनना इस बात को। तो लाल आपके पास दो पॉसिबल सिचुएशन हो सकती हैं इक्वल इंक्लिनेशन में। कैसे भी आप लाइन बना लो, ऐसे बना लो, आप ऐसे बना लो, जैसे भी मन करे बना लो। तो यानी अगर इक्वली इंक्लाइंड की बात हो रही बच्चे, तो ये एंगल भी 45 होगा, ये एंगल भी 45 होगा, यहां ये एंगल भी 45, ये एंगल भी 45। ये बस पॉसिबल डायग्राम्स हैं। इक्वली इंक्लाइंड विद द एक्सिस का मतलब क्या है कि एक्स एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ केवल दो एंगल बन सकते हैं। एक्स एक्सिस का पॉजिटिव डायरेक्शन कहे तो ये वाला एक्सिस। एक तो बच्चे ये वाला एंगल बन सकता है, दूसरा एक्स एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन से ये एंगल बन सकता है। आप लाइन कैसे भी ड्रॉ कर लो। आप और भी सिचुएशन देख सकते हो। अगर मैं कहूं भाई लाइन मेरे को यहां ड्रॉ करनी है, यहां ड्रॉ करनी है, आप कर लो। ये एंगल 45, ये एंगल 45, इक्वली इंक्लाइंड होगी तो 90 डिग्री है ही है भाई। अगर ये थीटा थीटा मान का आप सॉल्व करते 45 ही आता सॉल्व करने पे। तो बच्चे एक्स एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन से कितना एंगल बना, 135। दो ही पॉसिबिलिटी है। तो जब भी इक्वल इंक्लिनेशन की बात करें बच्चे, तो इक्वल इंक्लिनेशन के केस में स्लोप की वैल्यू या तो +1 होगी या फिर क्या होगी, -1। इक्वल इंक्लिनेशन के केस में स्लोप की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, आप साथ साथ नोट करते रहना, मैं रब कर दूंगा उसके बाद। स्लोप की वैल्यू या तो +1 रहेगी या फिर क्या रहेगी बच्चे, -1। ये बात आप फील कर पाए? किसी को अगर दिक्कत है तो भाई हैंड रेज करके पूछ सकता है। +1 या -1 होगी बच्चे। अच्छा, इक्वल इंटरसेप्ट की बात कर लेते हैं भाई। बच्चे जब इंटरसेप्ट के इक्वलिटी की आप बात करते हो तो यह बात होती है कि दोनों इंटरसेप्ट बच्चे या तो पॉजिटिव हो, क्या हो बच्चे,
दोनों इंटरसेप्ट या तो पॉजिटिव हो, या फिर बच्चे लगे हाथ आप ये भी बात कर सकते हैं कि दोनों इंटरसेप्ट निगेटिव हो, यहां भी इक्वल इंटरसेप्ट है, मतलब भाई दो दो यूनिट का इंटरसेप्ट कट हो रहा है। अच्छा, यहां पे इक्वल इंटरसेप्ट की बात नहीं रह जाती है, क्यों नहीं रहती आप बतला सकते हो? क्योंकि ये पॉजिटिव और ये क्या है, निगेटिव, ये इक्वल नहीं हो सकता है। ये बात समझ आ रही बच्चे? कोई दिक्कत तो नहीं है? इक्वल इंटरसेप्ट में दो ही पॉसिबल लाइंस आप बना पाएंगे। तो बच्चे इस केस में अगर मैं एक्स एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन से एंगल की बात करूं तो वो 135 डिग्री ही आएगा, चाहे यहां की बात हो चाहे यहां की बात हो। ये बात समझ गए बच्चे? यानी इस केस में जब आप स्लोप निकालेंगे tan 135 डिग्री करेंगे, केवल -1 आएगा। ये बातें भाई आपको याद होनी चाहिए। जब इक्वल इंटरसेप्ट की बात करेंगे तो लाइन का स्लोप क्या हो जाएगा, -1, और जब इक्वल इंक्लाइंड की बात करेंगे तो लाइन का स्लोप +1 भी हो सकता है, -1 भी हो सकता है। लेकिन सवाल तो ये पूछा नहीं, सवाल कुछ और पूछा है। इतनी बात आपको इस सवाल को करने के लिए पहले पता होनी चाहिए थी। अब इन्होंने कहा भाई ये कोई कर्व है, फाइंड द पॉइंट ऑन अबव कर्व at which tangents are equally inclined to the axes। ये बात समझ आ रही है? तो देखो बच्चे, मुझे इसके ग्राफ की जरूरत नहीं यहां पे, वैसे ग्राफ में बना सकता हूं बट कोई रिक्वायरमेंट अभी नहीं है। चलो मैं रियल ग्राफ बना देता हूं, ग्राफ से लड़ाई आप खुद करना। इसका रियल ग्राफ ऐसे रिक्वायर्ड नहीं है इस सवाल के लिए। इसका रियल ग्राफ हमें पता है भाई कुछ ऐसा बनेगा। जब x 0 है तो y की वैल्यू 1 है, और जब x 1 है तो y की वैल्यू 0 है। अब बच्चे इसके किसी पॉइंट की बात कर लेते हैं, वो पॉइंट मान लिया P है। यहां पे बच्चे मैं टेंजेंट बना रहा हूं। पहले सवाल में कहा है इक्वली इंक्लाइंड। इक्वली इंक्लाइंड में स्लोप क्या क्या हो सकता है, आइदर इट कैन बी +1 और -1। वैसे मुझे पता है कि डायग्राम यही बनेगा तो इसमें -1 ही स्लोप पॉसिबल है, +1 नहीं हो सकता है। लेकिन मैं अगर रफ बनाता तब भी ये काम कर सकता था। रफ डायग्राम, अगर ऐसा पिक्चर नहीं बनाता तब भी मैं इसका आंसर निकाल लेता। अब गौर से सुनना। अब बच्चे इस कर्व के P पॉइंट पे जो टेंजेंट का स्लोप होगा दैट विल बी आइदर +1 और -1। इसको मैं डिफरेंशिएट कर देता हूं। तो 1/2 रूट एक्स प्लस 1/2 रूट वाई इंटू dy/। तो बच्चे आप यहां से dy/dx निकाल सकते हो। बोलो भाई हां या ना? -√y0 अपॉन √x0, यही आएगा ना? ये बच्चे आपने कैलकुलेट कर लिया। अच्छा, ये वैल्यू बच्चे किसके बराबर होनी चाहिए, +1 या -1? दोनों के बराबर करेंगे, देखते हैं क्या क्या x0 y0 आते हैं। हां बिल्कुल सही बात है दीदी, -1 ही करना चाहिए। लेकिन अब मैं केवल मैथ कर रहा हूं, अभी मैं मान लेता हूं मैंने डायग्राम नहीं बनाया था, ठीक है? तो भाई इसका मतलब यह है कि -√y0 अपॉन √x0 जो है बच्चे, ये या तो +1 होगा या फिर -1 होगा डेफिनेशन से। आपको नजर आ रहा है ये क्वांटिटी जो भी है ये कभी प्लस हो ही नहीं सकती है, ये तो गलत बात है ना? -√y0 अपॉन √x0 कभी भी +1 नहीं हो सकता है। ये बात समझ आई? यानी यही वाला केस पॉसिबल है। तो बच्चे यहां से क्या मिला, √y0 बराबर, ये संबंध मिल गया तुम्हें, √y0 बराबर √x0। अच्छा, अब आप क्या करें, क्योंकि आपको कर्व पे पॉइंट P का कोऑर्डिनेट निकालना है, तुम्हें पता चल गया कि y0 और x0 तो बराबर होंगे। यानी बच्चे दिए गए कर्व में, क्योंकि ये पॉइंट x0 और y0 कर्व पे लाई कर रहे हैं तो इसको सेटिस्फाई भी करेंगे। आप y0 की जगह पे x0 पुट कर दो तो यहां से लाल 2 √x0 कितना आ जाएगा, तो बच्चे x0 कितना आएगा, 1/, कोई दिक्कत? तो आपको पॉइंट मिल गया 1/4, 1/4। मतलब 1/4, 1/4 पे जब तुम टेंजेंट बनाओगे तो ये वाली खास बात होगी। अच्छा, दूसरे केस का आंसर क्या होगा, कट इक्वल इंटरसेप्ट। इक्वल इंटरसेप्ट में स्लोप की वैल्यू केवल कितनी होती है, -1।
तो यानी यही वाला केस आप दोबारा सॉल्व करते, आपको यही सेम पॉइंट मिल जाएगा, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो बच्चे वो पॉइंट P जो भी है, जो P है ये पॉइंट, इसका कोऑर्डिनेट आ गया 1/4, 1/4। ये बात नोट कर लो बच्चे। ये बात खूब अच्छे से समझ आई आप लोगों को। चलिए आगे चलते हैं। ऐसे आपके मॉड्यूल में बहुत सारे सवाल हैं इस तरीके, आप सारे सवाल करना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नोट कर लो पहले सवाल। ये सवाल है, देखो भाई क्या ये सॉल्व हो पाएगा। इफ y इक्वल टू e रेज़ टू द पावर ax टचेस y बराबर साइन x, then find a, then find e। अब बच्चे अगर एक ग्राफ दूसरे ग्राफ को टच करता है तो इस बात से आप क्या निष्कर्ष निकालते हैं, कोई बताएगा? अगर एक ग्राफ दूसरे ग्राफ को टच करता है तो इस बात से आप क्या समझते हैं? जहां दोनों टच कर रहे हैं उस पॉइंट ऑफ टच पे दोनों के लिए कॉमन टेंजेंट होगा। ये बात सही है ना? जहां पे एक ग्राफ दूसरे ग्राफ को टच करेगा बच्चे, तो उस पॉइंट पे दोनों के लिए कॉमन टेंजेंट आएगा। देखो लाल, ये आपके पास साइन एक्स है, मैं रफ बना लेता हूं। मान लिया e पे पावर ax, इसको टच करने की बात करी जा रही है, टच करे तो a क्या होगा? तो मैंने रफली बनाया, मैंने कहा भाई ये e पे पावर ax ऐसे टच कर गया, मैंने तुक्का मारा। अभी ये बच्चे e रेज़ टू द पावर ax है, मैंने कहा जहां टच कर रहा है, वैसे लग रहा है π/2 पे टच कर रहा है, ऐसा नहीं, मैंने रफली बना रखा है, ठीक है। तो बच्चे पॉइंट ऑफ टच का x कोऑर्डिनेट मैंने अल्फा मान लिया। क्या मान लिया बच्चे? y पता नहीं, x कोऑर्डिनेट क्या मान लिया? अल्फा। अच्छा, क्योंकि ये P पॉइंट पे दोनों ग्राफ मीट कर रहे हैं बच्चे, साइन और e पे पावर ax, तो दोनों का आउटपुट मींस x बराबर अल्फा पे दोनों का आउटपुट क्या होना चाहिए बच्चे? सेम। क्या होना चाहिए? तो पहली बात, दोनों का आउटपुट बराबर कर देना चाहिए। बोलो भाई हाँ या ना? ठीक। अच्छा, दूसरी और क्या बात होनी चाहिए बच्चे? दोनों ग्राफ के लिए टेंजेंट का स्लोप इस पॉइंट पे लाल सेम होना चाहिए। क्या सेम होना चाहिए? टेंजेंट का स्लोप मेरे बच्चे सेम होना चाहिए। तो देख बच्चे, दोनों के लिए टेंजेंट का मैं स्लोप लिख रहा हूं, d ऑफ dx, यहां पे e पे पावर ax, और बराबर होगा बच्चे d ऑफ dx साइन x। किस पॉइंट पे देख रहे हैं? एट पॉइंट P। बच्चा आप डिफरेंशिएट करके वैल्यू पुट करो तो a e रेज़ टू द पावर a अल्फा आ जाएगा, बराबर कॉस अल्फा आ जाएगा।
बोलो बच्चे, इतनी बात समझ आई? अच्छा, अगर दोनों को डिवाइड कर दिया जाए तो क्या मिल जाएगा? देखो भाई, दोनों को डिवाइड कर रहे हैं तो 1 डिवाइडेड बाई ए क्या मिल जाएगा बच्चे? tan अल्फा। क्या मिल जाएगा? ठीक है, पूरी बात समझ आ रही है? tan अल्फा कितना आ गया बच्चे? 1 डिवाइडेड बाई, तुमसे पूछा क्या है? ए। कोई बताता ए कैसे निकाला जाए, या ए में कोई रिलेशन? या ए में कोई रिलेशन भी आप बतला सकते हो अगर कुछ स्ट्राइक कर जाए। ए में कोई भी रिलेशन भी आप बतला सकते हो अगर आपको स्ट्राइक कर जाए। नहीं, tan अल्फा तो 1 बाई ए आ गया, तुम्हें अल्फा यहां से मिल जाएगा, tan इनवर्स 1 बाई ए। अब तुम्हें ए की वैल्यू बतलानी है कि ए क्या होना चाहिए। या फिर यहां पे फाइंड ऐसे लिख लो, फाइंड कंडीशन ऑन ए, ऐसे लिख लो, क्योंकि ये ट्रांसीडेंटल इक्वेशन बनेगा तो सॉल्व नहीं हो पाएगा। आप ये बात यहां पर अटैच कर सकते हैं, कंडीशन ऑन ए। अब बच्चे tan अल्फा 1 डिवाइडेड बाई ए आ गया। देखो, मुझे अल्फा को भगाना है, ए में संबंध चाहिए। क्या चाहिए? ए में रिलेशन चाहिए। तो बच्चे आप पहले का स्क्वायर कर दो और दूसरे का स्क्वायर कर दो लाल, दोनों को ऐड कर दो तो साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा कितना होगा? 1 हो जाएगा। ये बात समझ आ रही है भाई? दोनों का स्क्वायर करके क्या कर रहे हैं? ऐड कर रहे हैं, तो राइट हैंड साइड में 1 आ जाएगा। अब बच्चे यहां पे क्या आएगा? ई पे पावर 2a अल्फा प्लस ए स्क्वायर ई पे पावर 2a अल्फा बराबर 1। और अल्फा की वैल्यू तुम्हें बच्चे पता है यहां पे, ठीक है? कोई दिक्कत तो नहीं यहां तक? तो लाल यहां से ई पे पावर 2a अल्फा बाहर निकालो, यानी 1 प्लस ए स्क्वायर क्या होगा? ई रेस टू दी पावर माइनस 2a अल्फा। बच्चे अल्फा क्या है? tan इनवर्स 1 बाई ए। क्या है? तो काफी गंदा सा रिलेशन आ गया। 1 प्लस ई रेस टू दी पावर माइनस 2a tan इनवर्स 1 बाई ए। अच्छा, tan इनवर्स 1 बाई ए को क्या cot इनवर्स लिख सकते हैं? नहीं, ऐसा मत करना, क्योंकि वहां पे कंडीशन आ जाती है, ए के साइन की कंडीशन आ जाती है। ऐसे रहने दो, अभी इसको आप सॉल्व नहीं कर पाओगे, ए की बहुत सारी वैल्यू आ सकती हैं। ये कंडीशन आ गई। अगर ये दोनों ग्राफ एक दूसरे को टच करेंगे तो ए में ये कंडीशन आएगी। अच्छा, कभी भी कोई भी दो ग्राफ एक दूसरे को टच करें तो क्या निष्कर्ष निकालना है? जहां टच करते हैं दोनों का आउटपुट बराबर करना है, दोनों का स्लोप बराबर करना है, बस और कुछ भी नहीं करना है। ये बात समझ गए? तो मैंने सवाल सही से पुट नहीं किया था, मैंने ए पूछ लिया था। ए बतला पाना मुश्किल है क्योंकि ये ट्रांसीडेंटल इक्वेशन बन गया, ये सॉल्व नहीं किया जा सकता, इम्पॉसिबल है। ठीक है, अगर कोई आपसे कहे कि भाई ए की वैल्यू कितनी होती है, बहुत सारी वैल्यू हो जाएंगी, वो हमें अब यहां पे क्या करना पड़ेगा? सॉफ्टवेयर पे प्लॉट करके देखना पड़ेगा कितने सॉल्यूशंस आ रहे हैं। यहां पे ग्राफ से हम इनके सॉल्यूशंस पे चर्चा कर सकते हैं। ठीक है, तो बहुत मेहनत वाली बात हो गई अब ये पूरी बात समझ गए? कोई दिक्कत तो नहीं है? ये दो बात समझ आई? लाल यहां पे दिया गया एक ग्राफ दूसरे ग्राफ को टच करता है। अगर एक ग्राफ दूसरे ग्राफ को टच करता है तो जहां लाल टच करता है उस पॉइंट ऑफ टच पे, मैंने कहा मान लिया एक्स कोऑर्डिनेट क्या बच्चे? अल्फा है। देखो लाल, मैं तुम्हारी मदद करने की कोशिश करता हूं। बच्चे एक्स कोऑर्डिनेट क्या है? अल्फा है। तो मैंने ये कहा कि x बराबर अल्फा पे दोनों का आउटपुट क्या होगा? सेम होगा, राइट? तभी मैंने कहा यहां पे कुछ आएगा, मैंने लिखा नहीं, तो मैंने वहां पे बराबर कर दिया आउटपुट। अब पॉइंट ऑफ टच पे दोनों के लिए कॉमन टेंजेंट आएगा, तो दोनों ग्राफ पे टेंजेंट का स्लोप भी बराबर होगा। ये कर दिया, यहां से ये कंडीशन मिल गई। दोनों को डिवाइड कर दिया बच्चे, मुझे tan अल्फा, अल्फा की वैल्यू मिल गई जहां पे टच कर रहे।
अगर मैं पूछता ये कहीं पे टच करता है, उस टच का कोऑर्डिनेट बताओ, क्या बताओ, ये भी सवाल खूब पूछा जाता है। तो टच का कोऑर्डिनेट अब तो बता दिया ना हमने, अल्फा कितना आ गया, tan इनवर्स 1/a, और आउटपुट आप अल्फा की वैल्यू किस में पुट कर दो, बराबर होनी चाहिए भाई, आउटपुट तुम्हें मिल जाएगा। वो डिपेंड करता है कि एग्जाम में किस फॉर्मेट में आंसर दिया है, समझ गए। अब बच्चे मैंने आपसे लेकिन सवाल में क्या पूछ लिया, कंडीशन ऑन ए, तो मुझे ए में कंडीशन निकालनी, तो अल्फा को भगाना पड़ेगा। मैंने पहले और दूसरे का स्क्वायर करके जोड़ दिया, तो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 हो गया। यहां पे इसका स्क्वायर किया तो e पे पावर 2a अल्फा हो जाएगा। यहां पे a स्क्वायर e पे पावर 2a अल्फा होगा बराबर 1। अल्फा की वैल्यू तुम्हें पता है, ये अल्फा की वैल्यू मैंने यहां पे पुट कर दी। अच्छा ये कैसे लिख दिया, e पे पावर 2a अल्फा बाहर निकाल के उधर भेज दिया, तो 1/e पे पावर 2a अल्फा कितना होगा, माइनस e पे पावर 2a अल्फा। अल्फा की वैल्यू आप पुट कर दो टेंजेंट इनवर्स 1/a, तो ये आ जाएगा। ठीक है बच्चे, अगली बात लिखो, लिखो स्पेशल एंगल ऑफ इंटरसेक्शन, स्पेशल एंगल ऑफ इंटरसेक्शन, स्पेशल एंगल ऑफ इंटरसेक्शन। तो बच्चे अब यहां पे चर्चा करेंगे, अगर एक कर्व दूसरे कर्व को परपेंडिकुलरली कट करे, ठीक है, आप लिखो ऑर्थोगोनल इंटरसेक्शन, या भी ऐसे मत लिखो, 1 मिनट। देखो बच्चे इस वाले केस की तो हमने चर्चा कर ली कि अगर एक कर्व को कोई दूसरा कर्व, बच्चे एक कर्व को कोई दूसरा कर्व किसी एंगल पे कट करे, ये मान लिया बच्चे y बराबर fx है और बच्चे ये y बराबर gx है, दोनों कर्व P पॉइंट पे एक दूसरे को कट करते हैं, तो बच्चे इस पॉइंट पे दोनों के टेंजेंट का एंगल, आप टेंजेंट के बीच का एंगल देख लो। ये वाली बात हमने डिस्कस कर ली। यहां बच्चे दो कर्व के बीच का एंगल कितना है, थीटा है। अच्छा ऐसे केस में दो कर्व अगर किसी भी एंगल पे कट करते हैं, किसी भी एंगल पे कट करते हैं, तो उनको बोलते हैं आइसोगोनल कर्व। कैसे कर्व बोलते हैं, यानी हियर fx एंड gx आर नोन एज, बस इंटरसेक्शन होना चाहिए, हियर fx एंड gx, fx एंड gx आर आइसोगोनल कर्व। with respect to each other। अच्छा बच्चे स्पेशल केस क्या होने वाला है, अगर ये थीटा 90 डिग्री हो जाए तो ये आइसोगोनल किस में बदल जाता है, ऑर्थोगोनल में। किस में बदल जाता है, ये ऑर्थोगोनल हो जाता है। यानी बच्चे दो कर्व एक दूसरे को ऑर्थोगोनली कब कट करेंगे, जब टेंजेंट के बीच का एंगल पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे 90 डिग्री हो जाए। यानी लाल अगर मैं इस वाले लाइन के स्लोप की बात करूं, मान लिया ये mg है और ये मान लिया mf है, तो बच्चे 90 डिग्री वाले केस में दोनों के स्लोप का प्रोडक्ट क्या होना चाहिए बच्चे, -1। बोलो भाई ये बात समझ आ रही है। यानी ऐसे केस में दो कर्व ऑर्थोगोनली कट करेंगे। अच्छा क्या ऑर्थोगोनल भी आइसोगोनल ही होता है, ऑफ कोर्स, किसी भी एंगल पे कट करता है उसको आइसोगोनल बोलते हैं। ऑर्थोगोनल आइसोगोनल का स्पेशल केस होता है। ठीक है, ये बात समझ आई बच्चे। अब देखो बच्चे, अब मैं यहां पे एक सवाल बहुत छोटा पूछता हूं, आखिरी सवाल है ये।
लिखिए भाई। लिखो इफ fx इक्वल टू k ln x and if fx equal to k ln x and gx equal to x square minus 4 cuts each other orthogonally, then what will be relation between k? Then what will be k or simply relation in k? तो बच्चे अगर ये दो कर्व एक दूसरे को ऑर्थोगोनली कट करते हैं, मैं इनका एक्चुअल ग्राफ बनाने नहीं जा रहा, वैसे एक्चुअल ड्राइंग से फायदा मिलता है, लेकिन मुझे पता है मेरे बच्चे ग्राफ में इंटरेस्ट नहीं लेते, केवल मास्टर अकेले लेता है, ये बात पता है, तो मैं रफली बना देता हूं। ये बच्चे k ln x है और दूसरा है एक्स स्क्वायर माइनस 4, मैंने ऐसे बना दिया। ये बच्चे एक्स स्क्वायर माइनस 4 है। मैं कहता हूं मान लिया दोनों कर्व x बराबर एल्फा पे मीट करते हैं। कहां मीट करते हैं बच्चे? एल्फा पे। y का पता नहीं, तो क्या क्या खास बातें होंगी बच्चे? पहले तो दोनों का आउटपुट हमें बराबर करना होगा, दोनों का आउटपुट यहां बराबर करना होगा। बताओ दीदी, आपको ये बात समझ आ रही है? तो यहां पे यानी आप क्या लिखेंगे? k ln एल्फा शुड बी इक्वल टू एल्फा स्क्वायर माइनस, ये बात समझ आई भाई? अब बच्चे दूसरी बात तुम्हें और साथ के साथ करनी है। दूसरी बात क्या करनी है बताओ भाई हिमांशी? दोनों का स्लोप बराबर करना होगा ना? नहीं भाई, स्लोप का प्रोडक्ट -1 करना होगा। क्या करना होगा? m1 इंटू m2 -1 करना होगा। ऐसा क्यों कर रहे हैं? आपको यह बात समझ आ रही है ना? क्योंकि ये ऑर्थोगोनली कट कर रहे हैं, ये एंगल 90 डिग्री है। ठीक है बच्चे? तो k ln x का स्लोप कितना हो जाएगा? k बाई एक्स, ln का डेरिवेटिव 1 बाई एक्स होता है, x बराबर एल्फा पे ये आएगा बच्चे। और दूसरा फंक्शन क्या लाल? एक्स स्क्वायर माइनस 4, इसका स्लोप भी निकालना है, तो d ऑफ dx लगा देते हैं, x बराबर एल्फा, और ये बच्चे -1 होना चाहिए। क्या होना चाहिए? -1। अच्छा, दोनों कंडीशन क्या फुलफिल होनी चाहिए? ऑफ कोर्स इंटरसेक्शन तो होना चाहिए ना। ये वाली बात क्या बतला रही? दोनों कट कर रहे हैं, और अब ये क्या बतलाएगा? ऑर्थोगोनली कट कर रहे हैं। दोनों बातें होनी चाहिए, एक से काम नहीं चलेगा। तो बच्चे k बराबर एल्फा, सॉरी k अपॉन एल्फा इंटू, यहां से 2 एल्फा आएगा लाल, ये -1 आ गया, तो बच्चे k की वैल्यू तुम्हें मिल जाएगी -1/2। लेकिन मुझे ये बात चेक करनी पड़ेगी, क्या k की वैल्यू -1/2 पुट करने पे दोनों ग्राफ का इंटरसेक्शन आएगा? ये बात समझ आ रही मैं क्या बोल रहा हूं? तो भाई ये बात भी मुझे साथ के साथ देखनी होगी, तभी ये k आप कंसीडर कर पाओगे। तो ये कैसे चेक किया जाए भाई? इसके लिए भाई थोड़ी सी ग्राफ की मदद लेनी पड़ेगी। बच्चे ये वाली बात लागू होनी चाहिए, जब आप k की वैल्यू -1/2 पुट करो तो ये ln एल्फा लिखा हुआ है, और दूसरा बच्चे क्या है? एल्फा स्क्वायर -4। यानी आप क्या करोगे? y बराबर एक्स स्क्वायर -4 का ग्राफ बना लो। ये बच्चे कुछ ऐसा ग्राफ बनेगा, y बराबर एक्स स्क्वायर -4। अच्छा, -1/2 ln x कैसा बनेगा? ln x का ग्राफ बच्चे ऐसा होता है,
लॉ का ग्राफ पता है आपको, इसी में -1/2 मल्टीप्लाई कर देना है तो निगेटिव वाला ऊपर और पॉजिटिव वाला निगेटिव में आ जाएगा। कोई दिक्कत? तो बच्चे ये वाला ग्राफ ऐसे बन जाएगा। क्या भाई इन दोनों ग्राफ का कोई इंटरसेक्शन आ रहा है? अरे भाई बिल्कुल आ रहा है, इन दोनों ग्राफ का इंटरसेक्शन बिल्कुल आ रहा है, मतलब ये बात बिल्कुल लागू हो रही है, k की वैल्यू -1/2 हो जाएगी। समझ गए? चलिए भाई, तो यहाँ पे आज अपनी कहानी खत्म करते हैं। आप टेंजेंट एंड नॉर्मल्स के क्वेश्चन करने शुरू कर दो। अगर आप कहीं भी फंसते हो तो आप बेसिकली फंक्शन को पहचान नहीं पाओगे या रीअरेंज नहीं कर पा रहे हो, इस वजह से आप फंसने वाले हो। ठीक है?